तो SN1 मैकेनिज्म, कल मैंने आपको इतना बताया था, जो SN1 मैकेनिज्म है इट इज डबल स्टेप मैकेनिज्म। इट इज डबल स्टेप मैकेनिज्म। इसकी पहली स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बेटा पहली स्टेप में यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कल आपको ये मैंने बताया था, कार्बोकैटायन क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उस पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो जो आपका SN1 मैकेनिज्म है ये आपका 2 स्टेप में पूरा होगा। पहली स्टेप में यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की। अब बेटा किसी भी रिएक्शन का रेट वो डिपेंड करेगा उसकी फर्स्ट स्टेप पे। अब जितनी जल्दी यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब जितनी जल्दी यहाँ पे पहली स्टेप पूरी होगी तभी तो सेकंड स्टेप का नंबर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की, और सेकंड स्टेप में यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड्स। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड। और अटैक किस पे होगा, कार्बोकैटायन पे होगा। कल मैंने आपको ये सब बता दिया था बेटा कि पहली स्टेप में यहाँ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और सेकंड स्टेप में यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो दोनों साइड से होगा, किस पे, कार्बोकैटायन पे। ठीक है, इतना कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब इसके बाद आप देखिए बेटा, मैकेनिज्म की बात करती हूँ मैं इसकी। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पहली स्टेप में कल हमने ये कर लिया था कैसे बनेगा कार्बोकैटायन। तो हैलाइड आपको टर्शरी ही लेना है, अभी समझाऊंगी क्यों लेना है। ये मैंने एक टर्शरी हैलाइड लिया। टर्शरी है बेटा ये, जिस कार्बन पे हेलोजन है उस पे 3 R ग्रुप है, तो ये है आपका टर्शरी हैलाइड। अब ये आपको पता है जो ये CH3 है मिथाइल, ये कैसे ग्रुप है, कल समझाया था आपको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसको देगा, कार्बन को देगा। तो ये तीनों ही CH3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, इस बीच वाले कार्बन को दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बीच वाले कार्बन पे यहाँ पे आपकी क्या बढ़ी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बीच वाले कार्बन पे यहाँ आपकी क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे बेटा, इस बीच वाले C को 3-3 CH3 इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं, तो बीच वाले कार्बन पे बहुत ज्यादा आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जो ये बीच वाला कार्बन है ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को। किसको दे देगा बेटा, Cl को दे देगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एरो को लगा दिया यहाँ। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, Cl को। तो इससे क्या बनेगा, देखिए ये C है सेंटर में और इससे 3 आपके क्या जुड़े हुए हैं, CH3। ठीक है बेटा, इस कार्बन ने इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। वजह, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, इस कार्बन को 3-3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। तो इस कार्बन के लिए बड़ा ही आसान था अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देना। तो यहाँ C पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, प्लस में क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ में यहाँ पर 3 क्या है, R ग्रुप। ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। टर्शरी का मतलब कार्बोकैटायन पे 3 R ग्रुप है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कार्बोकैटायन पे है 3 R ग्रुप, टर्शरी है ये। और कार्बोकैटायन क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वहां 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भी है। इट मीन्स यहाँ बेटा किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही जल्दी तो सेकंड स्टेप का नंबर आएगा। तो यहाँ जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन बनने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टार्टिंग में करवाया था ना मैंने, इनको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और वहां बताया था क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ डिपेंड करता है एक ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे, और वो रिएक्टेंट आपका क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपकी पहली स्टेप यहाँ पे पूरी हुई, फॉर्मेशन हुई कार्बोकैटायन की। अब इसके बाद इसकी सेकंड स्टेप आप देखिए, इसकी सेकंड स्टेप है बेटा
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। इसका मतलब क्या है, जब कार्बोकैटायन बना है अब उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा जो हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बना वो मैंने लिख लिया, यहाँ पे सी पे पॉजिटिव चार्ज है और 3 इस पे मैंने क्या दिखा दिए, CH3। तो ये आपका कार्बोकैटायन है। अब इस पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। बेटा न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया OH नेगेटिव। क्या लिया बेटा, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से भी अटैक करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका OH नेगेटिव ये सामने से भी अटैक करेगा। मैंने कहा था ना यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो ये OH नेगेटिव पीछे से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर तो रियर अटैक हुआ। यहाँ पर तो क्या हुआ बेटा, रियर अटैक हुआ। और यहाँ पे जो OH नेगेटिव वो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे फ्रंट अटैक हुआ, रियर अटैक एंड फ्रंट अटैक। इसका मतलब बेटा अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट वो आपके होंगे। पहले में क्या होगा बेटा, फ्रंट अटैक की बात करती हूँ, सामने से अटैक कर रहा है OH, तो मैंने इस सी पे यहाँ पे OH जोड़ दिया, इस सी पे हमने यहाँ पे OH जोड़ दिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब फ्रंट अटैक होगा, और साथ में 3 यहाँ पे क्या है, CH3 हो गया। एक बार बेटा क्या हो रहा है, जो आपका OH नेगेटिव है वो पीछे से अटैक कर रहा है, तो जब आपका OH नेगेटिव हो बैक साइड से अटैक करेगा, तो आपका न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ जुड़ेगा, बैक साइड में ही जुड़ेगा। तो एक आंसर आपका ये आएगा OH CH3 CH3। तो यहाँ बेटा 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साइड से होगा, फ्रंट साइड से भी होगा और बैक साइड से भी होगा। ठीक है, तो अब बेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 आपके प्रोडक्ट बने हैं। एक में आपका OH जुड़ा है राइट हैंड साइड में, और एक में आपका OH जुड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा यहाँ 50-50% मिक्सचर बन गया। दोनों आइसोमर्स है, बोथ आर आइसोमर्स, बस दोनों में फर्क किसका है, OH की पोजीशन का, कि इसमें OH आपका है राइट हैंड साइड में और इसमें OH आपका है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बस दोनों में OH की पोजीशन का फर्क है। तो ये दोनों बेटा आइसोमर्स है। अब जब आपका OH राइट हैंड साइड में है, जब आपका OH राइट हैंड साइड में है, तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो। और डेक्स्ट्रो को D से लिखते हैं या प्लस के साइन से दिखाते हैं। जब आपका OH या कोई भी फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, तो उसको आइसोमर के केस में डेक्स्ट्रो बोलते हैं। तो इसको आप डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और डेक्स्ट्रो में साइन होगा प्लस का, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से। ठीक है, और बेटा सेकंड आप देखिए यहाँ पे इसमें OH आपकी किधर जुड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड में। जब OH आपका जुड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको लीवो बोलते हैं, LAEVO, लीवो। और माइनस के साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल l से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा 50% आपका डेक्स्ट्रो बनेगा और 50% आपका लीवो बनेगा। तो यहाँ पर आपका 50-50% मिक्सचर बना डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स का। ठीक है, तो बेटा जो आपका 50% मिक्सचर होता है D एंड L आइसोमर्स का, इन्हें बेटा कॉमन यू लिखते हैं, देखो प्लस माइनस आइसोमर्स। प्लस माइनस आइसोमर्स का मतलब क्या है, ये D और L का मिक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका ये 50-50% मिक्सचर होता है D और L आइसोमर्स का, इसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। जो बेटा आपका ये 50-50% मिक्सचर है डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स का, इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड ए रेसिमिक मिक्सचर। तो आप यहाँ पे ये करेंगे, जो आपका SN1 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म फॉलो
racemization of configuration. SN1 मैकेनिज्म फॉलो रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा आपको मतलब पता है रेसिमाइजेशन का, जिस केस में आपका 50-50% मिक्सचर बने डी और एल आइसोमर्स का, तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा। तो कल मैंने करवाया था आपका SN2 मैकेनिज्म, वहां पर क्या हुआ था, इन्वर्जन, लेकिन SN1 मैकेनिज्म में क्या हुआ, रेसिमाइजेशन हुआ। तो इतना आपको समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का, साथ साथ आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद इसकी बचती है रिएक्टिविटी, कि SN1 मैकेनिज्म में सबसे रिएक्टिव हैलाइड कौन सा होता है। मनीष, मैम उससे ये टर्शरी वो क्यों लिया है? बेटा अभी वही समझा रही हूँ, क्योंकि टर्शरी में ना 3-3 R ग्रुप होते हैं। एक सेकंड रुको, मैं सब रिएक्टिविटी बता रही हूँ। ठीक है, देखिए अभी बहुत आसान सी बात है। अगर आप लोगों को SN2 की रिएक्टिविटी याद हो, तो SN2 में रिएक्टिविटी सबसे हाई किसकी थी, मिथाइल की। अब यहां देखिए बेटा, यहां मैंने बनाया टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड में कार्बन एटम पे 3 R ग्रुप होते हैं। ये आपका टर्शरी हैलाइड है। ये आपका हुआ बेटा सेकेंडरी हैलाइड। ये आपका हुआ प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, और ये मैंने सिंपल लिया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल हैलाइड। आपको इन चारों में बताना है मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा SN1 मैकेनिज्म के लिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। तो बेटा आपको ये पता है जो SN1 मैकेनिज्म का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन द, बताइए किस पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। अब कार्बोकेटाइन कब बनेगा, गौर से देखिए सभी, ये एक बॉन्ड है C और Cl के बीच में, ये एक बॉन्ड है C और Cl के बीच में। इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ठीक है, अब क्लोरीन ये चाहता है कि कार्बन ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अब बेटा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कब देगा, जब कार्बन के पास कहीं से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हो या कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई हो। अब इतना तो आपको ध्यान होगा कि जो ये CH3 है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। CH3 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कैरी करते हैं, पढ़ाया था ना +1 में आपको, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे होगा। और आपको ये भी बताया था कि जो प्लस आई इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब कहीं भी कार्बन की चेन से एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा ही होगा। मतलब जहां भी ये CH3 जुड़ गए तो इनका तो एक ही काम है, ये इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तो आप देखो 3-3 R ग्रुप है, तो तीनों ही R ग्रुप किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस बीच वाले कार्बन को दे रहे हैं। यहाँ पे 2 ही R ग्रुप है तो 2 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को। यहाँ पे एक ही R ग्रुप है तो एक R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। और यहाँ तो बेटा R ग्रुप है ही नहीं, ठीक है ना, कार्बन के पास तीनों H ही जुड़ रहे हैं। तो अब आप ये बताओ किस कार्बन के पास सबसे ज्यादा R ग्रुप है, टर्शरी हैलाइड के पास है। यहाँ पे 3-3 R ग्रुप इस बीच वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं। तो टर्शरी हैलाइड वाले कार्बन पे, जो टर्शरी हैलाइड का मिड वाला कार्बन है, इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस कार्बन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को दे दे। ठीक है, तो इन चारों केस में से सबसे फास्टली कौन सा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, जिस कार्बन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आई, टर्शरी पे आई। मतलब अगर आप टर्शरी हैलाइड लोगे तो सबसे जल्दी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर कार्बोकेटाइन फास्ट बनेगा तो रिएक्शन भी जल्दी पूरी होगी। ठीक है, आया बेटा आपको समझ में, बताइए बेटा सभी लोग समझ में आया आपको, ये थंब इंप्रेशन दो अपना समझ में आया तो, फिर मैं आगे डिस्कस करूं। ओके मनीष, मोनिका, नवीन, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये टॉपिक। चलिए अब मैं आगे मूव करती हूँ। तो बेटा आपका SN2 और SN1 मैकेनिज्म पूरा हो चुका है,
ये क्या टॉपिक था बेटा, मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाई थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वहां बेटा मैंने आपको 12-13 टाइप के एग्जांपल्स करवाए थे। फिर मैंने ये कहा जो ये रिएक्शन है वो 2 मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से और SN1 मैकेनिज्म से, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जस्ट ये समझाया है कि SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म में होता क्या क्या है। अच्छा, अब दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, तो अब मैं आपको ये कहूं कि आप SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म जो है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। एक साइड कर लेते हैं SN2, एक साइड कर लेते हैं SN1। पहला बेटा SN1, SN2 होता है बाइमोलिक्यूलर, मतलब पता है यहाँ रेट दोनों पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी और एल्काइल हैलाइड पे भी। और SN1 में होता है यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, SN2 मैकेनिज्म जो है ये सिंगल स्टेप का होता है। SN2 मैकेनिज्म बेटा सिंगल स्टेप का होता है, लेकिन जो SN1 मैकेनिज्म है ये डबल स्टेप में पूरा होता है। थर्ड पॉइंट बेटा, SN1 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा, जिस स्टेज पर किसी भी कंपाउंड के पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, हाईली एनर्जेटिक होती है। तो यहाँ जो SN2 मैकेनिज्म है इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन SN1 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है। बेटा फोर्थ पॉइंट की बात मैं करूं तो SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन नहीं बनता। क्या नहीं बनता, कार्बोकेटायन। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, जो आपका SN2 मैकेनिज्म है ये हमेशा फॉलो करता है इन्वर्जन को, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बताया था कल। इसका मतलब जिस साइड से लीविंग ग्रुप हटेगा उसकी अपोजिट साइड में नया ग्रुप आके जुड़ रहा है। तो जो आपका SN2 मैकेनिज्म है ये फॉलो करता है इन्वर्जन, और जो आपका SN1 मैकेनिज्म है ये फॉलो करता है रेसिमाइजेशन। ये आज ही समझाया बेटा, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है तो ये आपका फॉलो करेगा रेसिमाइजेशन। और बेटा कन्फ्यूगरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड का उसे हम बोलते हैं कन्फ्यूगरेशन। और लास्ट पॉइंट बेटा, अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो SN2 मैकेनिज्म में मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, मिथाइल। बेटा मिथाइल को Me से लिखते हैं, देन आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और अगर यहाँ मैं रिएक्टिविटी की बात करती हूँ तो यहाँ आपका मोस्ट रिएक्टिव कौन है, टर्शियरी है, देन आपका सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, ठीक है बेटा। तो ये हमने दोनों टॉपिक को कंपेयर करके पढ़ लिया। अच्छा अब सुनो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं बेटा, सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री में 1-1 मार्क्स के ही आने हैं। तो या तो 1 मार्क्स में ये आ सकता है ये बाइमोलिक्यूलर क्यों है, ये यूनिमोलिक्यूलर क्यों है, ठीक है, या इनका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना आ सकता है, या 1 मार्क्स में ये आ सकता है ये इन्वर्जन क्यों फॉलो करता है एंड व्हाई इट फॉलो रेसिमाइजेशन। बेटा रिएक्टिविटी को ना अरेंज करना नहीं आएगा, कोई भी 2 मॉलिक्यूल आएंगे आपको उसमें ये बताना होगा कि SN2 में कौन फास्ट जाएगा या SN1 में कौन फास्ट जाएगा, ठीक है। तो आपने नोट डाउन साथ साथ कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इस पे बता रही हूँ इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल वहां पे बने हुए होंगे, पहला क्वेश्चन करिए इसमें। मान लीजिए बेटा एग्जाम में ये आया है, एक तो ये कंपाउंड है, और एक ये कंपाउंड है। आपसे ये पूछा है इन दोनों में से SN2 में कौन सा फास्टर होगा। आपको ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हैं, आपको ये बताना है इन दोनों में से SN2 में कौन सा फास्ट जाएगा। बताना चाहोगे बेटा कोई, इन दोनों में से SN2 में कौन सा फास्ट जाएगा ये आपको बताना है। कोई भी बच्चा यहाँ पे बताना चाहे, पूजा बताओ बेटा।
मैम बी, ए, ये वाला, बी वाला। बी वाला नो बेटा, SN2 की बात कर रही हूँ। SN2 मैकेनिज्म में मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है? मिथाइल होता है। आप लोग देखिए बेटा ध्यान से, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है, इसमें इस कार्बन पे जुड़ा है ना हेलोजन, तो जिस कार्बन पे हेलोजन है वहां तो 3 R ग्रुप है। आप लोगों को ये सब तो समझ में आता है ना? तो ये तो कैसा हेलाइड है? टर्शरी। ऐसा है बेटा टर्शरी। अच्छा अब इस केस में देखिए, इस वाले कार्बन पे जुड़ा है ना Cl। बेटा आवाज नहीं, यूज करोगे आप सबको। तो इस कार्बन पे है Cl, ठीक है, तो इस कार्बन पे तो एक ही R ग्रुप है, ये आगे देखो एक ही तो R ग्रुप है, तो इस कार्बन पे हिसाब से 2H होगी, तो ये कैसा हेलाइड है? प्राइमरी। आप लोगों को ये सब पता है कि प्राइमरी है या टर्शरी है? तो अब क्वेश्चन आप कर दोगे, तो अब आप बताइए इन दोनों में से SN2 में कौन सा फास्ट जाएगा? ए। कौन सा फास्ट जाएगा? ए, क्योंकि ए आपका प्राइमरी हेलाइड है और बी आपका टर्शरी हेलाइड है। SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी हेलाइड मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू टर्शरी हेलाइड। अच्छा बेटा अगर यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म आता, कोई भी बताना चाहेगा? अगर SN1 मैकेनिज्म की पूछता कि इन दोनों में से कौन सा फास्ट जाएगा SN1 मैकेनिज्म में, ठीक है, तो आप बताएंगे कोई भी इन दोनों में से SN1 में कौन सा फास्ट जाता? SN1 में बोलिए बेटा। बी, बी। बी। बेटा मैंने बता ही दिया कंसेप्ट आपको, SN1 में फास्ट आपका जाएगा बी, क्योंकि बी आपका टर्शरी हेलाइड है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसका आप बताइए। एक तो ये कंपाउंड है और दूसरा ये कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड है आपके, आपको बताना है इन दोनों कंपाउंड में से SN1 में कौन सा फास्ट जाएगा। ये है कंपाउंड नंबर ए, ये है कंपाउंड नंबर बी, इन दोनों में से SN1 में कौन सा फास्ट जाएगा ये आपको बताना है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों में मैंने क्या किया, हाईलाइट तो सेम ही बनाए हैं, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। उषा बता रही है बी, नो बेटा बी नहीं आएगा। आप लोग खुद देखें सब ध्यान से, मैंने दोनों में बिल्कुल सेम हेलाइड बनाया है। यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन पे कितनी H है? 2H है, और आगे ये R ग्रुप है, ठीक है, तो इस कार्बन पे 2H है ना बेटा, तो ये कैसा हेलाइड है? प्राइमरी। यहां भी देखो ये कार्बन है, इस पे जुड़ रहा है ना Cl, यहां भी तो 2H है, ये है प्राइमरी। मुझे ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है? जल्दी बताएं। आप लोग ये समझ जाते हो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? ओके मनीष ने बताया, बस बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता ये। उषा, चलिए देखिए अब यहाँ पूजा, ठीक है बेटा आगे देखिए। अब तो दोनों ही प्राइमरी दे दिए इस बार तो मैंने, अब फिर कैसे करोगे? कोई बात नहीं बेटा, दोनों प्राइमरी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हेलोजन तो देखो, दोनों में हेलोजन क्या क्या है, तो इसमें तो हेलोजन जुड़ रहा है आई, और इसमें हार्दिक पांड्या। है। तो अब बताइए आंसर ए या बी? ए होगा आंसर। क्यों होगा? क्योंकि जो आई है ना, मैंने पढ़ाया था आपको, आई सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, आई का साइज सबसे बड़ा है, मतलब जो ये बॉन्ड है सी और आई के बीच का, ये बॉन्ड लंबा है ना एज कंपेयर टू सी एंड सी एल। अब जितना बॉन्ड लंबा होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, तो सी और आई के बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड बिटवीन सी एंड सी एल, ठीक है। तो बस अब तो क्वेश्चन हो ही गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। चाहे SN1 मैकेनिज्म हो चाहे SN2 मैकेनिज्म हो, इसमें दोनों ही केस में फास्टर कौन होगा? ए होगा, क्योंकि इन दोनों में मैंने आपका हेलाइड सेम ही लिया है, बस मैंने हेलोजन चेंज कर दिया, यहाँ पे आई है और यहाँ पे Cl है। आई का साइज बड़ा है और आयोडीन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होता है,
जितना बढ़िया आपका लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही फास्टर होगी, आ रही है। ठीक है, जितना बढ़िया आपका लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही फास्टर वहां पे होगी रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को, चलिए अब इसके बाद इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पॉइंट है, वो आप लोग नोट डाउन कर लें, लिख लें। ऑल द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN1 मैकेनिज्म। All the substitution reaction takes place by SN1 mechanism. Except Williamson synthesis. ये पीछे अपने नोट्स में देख लेना, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको विलियमसन सिंथेसिस। तो बेटा अब मैंने ये पॉइंट क्यों लिखवाया, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बच्चे इसे गलत करते हैं। देखिए ये है बेटा ये एक कंपाउंड है और एग्जाम में आया इसकी रिएक्शन हो रही है एक्वस KOH के साथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो आप इसका प्रोडक्ट बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये तो आप सबको पता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव मोर रिएक्टिव है किससे, Cl से। OH मोर रिएक्टिव है किससे, Cl से। तो आपको ये पता है OH हटेगा और बदले में क्या जुड़ जाएगा, Cl। OH हटेगा और बदले में क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो बेटा मोस्टली बच्चे आंसर ये लिख देते हैं, देखिए यहाँ Cl हटा के क्या जोड़ दिया, OH। बेटा Cl यहाँ से हटाया और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, OH, और आगे ये है CH3, साथ में यहाँ से K और यहाँ से Cl क्या माइनस कर दिया, KCl। बेटा अगर आप लोग ये आंसर करके आओगे ना तो गलत होगा, तो आपका गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि इस रिएक्शन से पहले मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सारी की सारी किससे होती है, SN1 मैकेनिज्म से होती है। और आपको ये पता है कि SN1 मैकेनिज्म की पहली स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है वो आप देखिए। बेटा पहली स्टेप में क्या होगा, जो ये कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को। तो क्या बन जाएगा बोलो, CH3C CH3H CH CH3, और इस C पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब आप ये देखो ये कार्बोकैटायन कैसा है, इस C पर कितने R ग्रुप है, 1 2, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है बेटा। और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है टर्शरी। ये तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, लेकिन सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है टर्शरी। तो यहाँ बेटा एक स्टेप और होगी कि जो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना, ये खुद को पहले टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेगा। अब वो कैसे होगा, देखिए जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इसको मान लिया कार्बन नंबर 1, इसका नेक्स्ट ये मान लिया कार्बन नंबर 2। अब बेटा इसका नेक्स्ट तो ये भी कार्बन 2 है और इसका नेक्स्ट ये भी कार्बन 2 है। H तो इस वाले कार्बन के पास भी है, H इस वाले कार्बन के पास भी है। अब मैंने क्या किया बेटा, जो ये कार्बन नंबर 2 की H है ना, ये मैंने कार्बन 1 को दे दी। आप यहाँ ये स्टेप ध्यान से देखना बेटा, तो क्या बन जाएगा, CH3C CH3। मैंने ये वाली H इस कार्बन को दे दी, तो इस C पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब इस C पे पहले एक H था और एक CH3 था, इस C पे पहले एक पॉजिटिव था, लेकिन इस C को अब एक क्या मिल गया, H मिल गया। अब आप देखना बेटा मैंने इस स्टेप में क्या किया, ये बेटा रिवर्सिबल स्टेप है, इसका नाम होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2
हाइड्राइड शिफ्ट मतलब क्या है बेटा, मैंने कार्बन 1 और 2 के बीच में किसकी शिफ्टिंग कर दी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दी। बेटा कार्बन 1 और 2 के बीच में शिफ्टिंग हमने यहाँ की हाइड्रोजन की, हो गया। अब आप ये देखो, जो अब ये नया कार्बोकैटायन बना है ये कैसा है, देखिए ध्यान से और बताइए। अब जो ये कार्बोकैटायन बना है, इस C पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कितने R ग्रुप आप देखो 1 2 3, तो ये कार्बोकैटायन कैसा बन गया, टर्शरी बन गया। तो अब बेटा इसकी सेकंड स्टेप होगी, ये आंसर तो गलत था ना, तो अब सही आंसर क्या होगा वो आप देखिए। तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन बना, पहली स्टेप तो पूरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप में किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे। तो आंसर क्या बनेगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, CH3C CH3, इस कार्बोकैटायन पे क्या जुड़ेगा, OH, CH2 CH3, ये आंसर होगा बेटा। तो क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? आप लोग देख के तो क्या सोच रहे थे कि डायरेक्ट यहाँ से Cl हटा के OH जोड़ दें, बट वास्तव में हुआ क्या, इस Cl के बदले में यहाँ तो ये H आ गया और OH बाद में कहाँ आके जुड़ा, यहाँ पे आके जुड़ा। तो आप बताओ बेटा, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा, बहुत बार ये एग्जाम में आता है। ओके भूवी, बाकी बच्चों को समझ में आया बेटा? जल्दी बताए, फिर टाइम कम बच रहा है मेरे पास, एग्जाम्पल एक और करवाना है आपको, ठीक है? ओके बेटा, अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, देखो मैंने बस इतना चेंज किया है कंपाउंड में। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 कर रही हूँ, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ भी CH3 कर दिया। तो बेटा ये बात तो माइंड में बैठा लो कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी सारी, छोड़ के विलियमसन्स को। तो ये बेटा इसमें मैंने क्या चेंज किया बोलो, मैंने H की जगह क्या लगा दिया, CH3। तो पहली स्टेप तो सेम ही होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। C ने किसको बाहर कर दिया, Cl को, इस C पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब की बार बेटा ये CH3 है, यहाँ पे ये क्या है बोलो, CH3 है। तो ये बेटा कार्बोकैटायन सेकेंडरी बना है। अब इस सेकेंडरी को हम टर्शरी कैसे करें, अब इस सेकेंडरी को हम टर्शरी कैसे करें, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। अब की बार कार्बन नंबर 2 के पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हाइड्रोजन नहीं है तो आप क्या करो, मिथाइल को ले जाओ कार्बन नंबर 2 के पास। किसको ले जाओ, मिथाइल को। तो इस बार मैं यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखूंगी 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। पहले क्या था, कार्बन 1 और 2 पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की थी, इस बार आपका क्या है, कार्बन 1 और 2 के बीच में आप मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे। तो ये आपका हुआ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है? तो बेटा ये वाला पूरा CH3 इस वाले कार्बन के पास आ गया, तो इस वाले C के पास तो क्या आ गया, CH3 आ गया, और इस C पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। हमारा पर्पज पूरा हुआ, टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया है आपका, ठीक है? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया। और अब टर्शरी कार्बोकैटायन पे किसका अटैक होगा, OH नेगेटिव का अटैक होगा। तो यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ, इस C के पास एक और क्या है, CH3, ठीक है बेटा? तो आपको ये वाला भी समझ में आया। आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो क्या था कि डायरेक्टली हम यहाँ से Cl हटाते और OH जोड़ते, पर बेटा क्या वाकई में ऐसा बना कि Cl हट के OH आया हो, नहीं बना ना, या तो कुछ और ही हो गया। ये वाला CH3 यहाँ पे आ गया और बदले में यहाँ पे आपका क्या आके जुड़ा, OH आके जुड़ा। तो बेटा जरूरी नहीं है आप हाइड्रोजन की शिफ्टिंग ही करो, यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग हुई है, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बेटा। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो फिलहाल हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अभी उसमें से सिर्फ पहली हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा? मैंने आपको बता दिया है यहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, और 2 यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। एक तो वो था कि KCN से साइनाइड क्यों बनता है, और AgCN से आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, ठीक है? और एक आपका KNO2 और AgNO2 वाला था कि KNO2 से नाइट्रेटो O बनता है, AgNO2 से नाइट्रेटो N बनता है। बेटा बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस आज करवाए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक पूरा हो चुका है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब कल से मैं आपको नया टॉपिक शुरू करवाऊंगी और वो टॉपिक हमारा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो कल बेटा हम इस टॉपिक में अगले 2 रिएक्शन और कर लेंगे, एलिमिनेशन और मेटल्स के साथ में रिएक्शन। और बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लिया करो बेटा, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लो। साथ में बेटा आप लोग ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस जरूर करते रहो, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक बेटा